जय हिंद, जय भारत। स्पेस टूरिज्म, धरती से अंतरिक्ष तक की यात्रा को स्पेस टूरिज्म का नाम दिया गया है। इसमें स्पेस क्राफ्ट के अंदर से ही यात्रियों को अंतरिक्ष और धरती का नजारा दिखाया जाता है। इस दौरान गुरुत्वाकर्षण की कमी के चलते अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के अंदर हवा में ही रहते हैं। आप में से कोई भी स्पेस की सैर कर सकता है जो कि फिजिकली फिट हो। अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो आज की तारीख में एक टिकट की कीमत लगभग $2.5 यानी 1,50,00,000 के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे इसका प्रयोग बढ़ता जाएगा इसकी कीमत भी कम होती जाएगी। स्पेस टूरिज्म में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्षयान अंतरिक्ष की बाहरी हिस्से, जिसे कार्मेन लाइन कहते हैं, तक लेकर जाता है और 2-3 मिनट के रहने के बाद अंतरिक्षयान वापस धरती पर आ जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एरोनॉटिकल और एस्ट्रोनॉटिकल रिकॉर्ड रखने वाली संस्था नासा और फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिकल इंटरनेशनल का मानना है कि अंतरिक्ष की शुरुआत कार्मेन लाइन से होती है। कार्मेन लाइन वह काल्पनिक रेखा है जो समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर है। जो कोई भी इस कार्मेन लाइन को क्रॉस कर लेता है उसे अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। हालांकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और अमेरिकी वायुसेना दोनों ही 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने वाले किसी भी यात्री को अंतरिक्ष यात्री मानते हैं। आइए बात कर लेते हैं अमेजॉन के संस्थापक और अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाली उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन के विषय में। जैसा कि जेफ बेजोस ने घोषणा की है कि वह 20 जुलाई को अंतरिक्ष की सैर करने जा रहे हैं। वेस्ट टेक्सास से 20 जुलाई को ब्लू ओरिजिन का न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट 4 लोगों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इसमें अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस, उनके भाई मार्क, नीदरलैंड के 18 वर्षीय ओलिवर डैमन और 82 वर्षीय वैली फंक यात्रा करेंगी। इसमें 18 वर्षीय ओलिवर सबसे कम उम्र की और वैली फंक, जिनकी उम्र 82 वर्ष है, वे सबसे ज्यादा उम्र की होंगी। 18 वर्षीय ओलिवर डैमन के लिए यह सीट उनके पिता ने ऑक्शन में खरीदी है। 82 वर्षीय वैली फंक को करीब 60 साल पहले नासा के मरकरी 13 मिशन के लिए चुना गया था और प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन बाद में कुछ कारणों से मिशन रद्द हो गया। लेकिन फाइनली 82 वर्षीय वैली फंक अब 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए तैयार हैं, जिन्हें बेजोस ने खुद इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। जेफ बेजोस ने पहली उड़ान को लेकर जो तारीख तय की है उसके पीछे कारण है कि इस दिन आज से 52 वर्ष पहले 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा था। यह चारों यात्री जिस अंतरिक्ष वाहन न्यू शेफर्ड 4 से अंतरिक्ष में जाएंगे वह बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। न्यू शेफर्ड 4 अंतरिक्ष वाहन लगभग 60 फीट लंबा है, जो पूरी तरह से रीयूजेबल है। इसका मतलब यह है कि इसको सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि कई बार अंतरिक्ष पर्यटन के लिए यूज किया जा सकता है। यह वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करता है, जिसका मतलब यह है कि यह सीधे ऊपर जाता है और सीधे ही लौटकर वापस नीचे आता है। यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और इसको जमीन से नियंत्रित नहीं किया जाता, बल्कि इसे पूरी तरह से इसके अंदर लगे हुए ऑनबोर्ड कंप्यूटरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जो 2 भागों से मिलकर बना है। पहला क्रू कैप्सूल, दूसरा बूस्टर रॉकेट। इसका पहला पार्ट क्रू कैप्सूल पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और इसमें एक समय में 6 लोगों को अंतरिक्ष यात्रा के लिए बैठाया जा सकता है। इस कैप्सूल के अंदर का एरिया 530 क्यूबिक फीट है तथा इसमें यात्रियों के लिए बाहर देखने के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई हैं। इसका सेकंड पार्ट बूस्टर रॉकेट भी फुली ऑटोमेटिक है। इस रॉकेट के इंजन B3 को ब्लू ओरिजिन ने ही डेवलप किया है और इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को फ्यूल के रूप में प्रयोग किया गया है। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को जलाकर यह रॉकेट को पावर देता है और इसके द्वारा ही कैप्सूल को सब ऑर्बिटल स्पेस में भेजा जाता है। न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट का नाम पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया है। स्टूडेंट्स, अब यह जान लेते हैं कि यह अंतरिक्ष यान
किस तरीके से अंतरिक्ष तक जाएगा और उसके बाद यात्रियों को वापस पृथ्वी पर लाएगा। न्यू शेफर्ड 4 स्पेस व्हीकल पृथ्वी से लॉन्च होने पर एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद रॉकेट और कैप्सूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में रॉकेट धरती पर नीचे आ जाएगा और कैप्सूल ऊपर अंतरिक्ष की तरफ चला जाएगा। कैप्सूल लगभग 110 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा और रॉकेट सिस्टमैटिक तरीके से जहां से उसे लॉन्च किया गया है उससे कुछ दूरी पर वर्टिकल लैंड करेगा, जबकि कैप्सूल कुछ मिनट तक अंतरिक्ष की सीमा में रहने के बाद वापस पैरासूट के सहारे नीचे जमीन पर लैंड करेगा। इस टोटल मिशन की ड्यूरेशन 11 मिनट की होगी और यह कमर्शियल फ्लाइट कॉर्न रेंज टेक्सास शहर में स्थित एक स्पेस पोर्ट से संचालित होगी, जिसे इंटरनेट अरबपति जेफ बेजोस ने खरीदा था। यह 670 वर्ग किलोमीटर की भूमि में फैला है। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू शेफर्ड स्पेस व्हीकल दो प्रमुख भागों रॉकेट और कैप्सूल से मिलकर बना है और यह दोनों ही पूरी तरीके से ऑटोमेटिक हैं। इसको लेकर कुछ लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि इस तरीके की पूरी ऑटोमेटिक लॉन्चिंग सफल होगी, क्या इसमें कोई खतरा तो नहीं है? लेकिन जहां तक कंपनी का कहना है तो उनके अनुसार न्यू शेफर्ड 4 स्पेस व्हीकल लॉन्च एस्केप सिस्टम को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। लॉन्च एस्केप सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मानव अंतरिक्ष यान की लॉन्च के समय यदि आपातकालीन स्थिति होती है तो उस आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सकता है। रॉकेट लॉन्चिंग के विफल होने की स्थिति में चालक दल और अंतरिक्ष यान को रॉकेट से दूर किया जा सकता है। रॉकेट लॉन्चिंग के समय ऊपर चढ़ते हुए इसमें कैप्सूल को बूस्टर रॉकेट से कभी भी कहीं भी अलग किया जा सकता है। यह उसी प्रकार से है जैसे कि एक लड़ाकू विमान में इजेक्शन सीट होती है। स्टूडेंट्स, लड़ाकू विमान में आपातकालीन स्थिति होने पर पायलट इजेक्शन सीट के द्वारा सुरक्षित बाहर आ जाता है। यह लगभग वैसे ही होता है, लेकिन इसमें अंतर इतना है कि अंतरिक्ष यान से चालक दल को बाहर निकालने के बजाय पूरे अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपण वाहन से दूर निकाला जाता है। उम्मीद है कि यह यात्रा पूर्ण रूप से सफल होगी और अंतरिक्ष पर्यटन के लिए नई राह खुलेगी। स्टूडेंट्स, अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो साइंस डिफेंस एकेडमी देहरादून की वेबसाइट www.sciencedefense.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद। भारत माता की जय।